नमस्कार, मैं हूं नमन कुमार। आप दें वतन की आवाज़। साल 2021 चालू हो चुका है। 2020 से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और पिछले 5 साल में आज हम लोग पिछले 5 साल पे बात करेंगे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट धीरे-धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे। जहाँ हमारे साथ रेहड़ी पटरी संचालक एसोसिएशन के श्री श्याम किशोर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि पहले तो जानते हैं कि गुप्ता जी ये बताइए, सबसे पहले आपका नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को नए साल आपको की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वतन की आवाज और हमारे मीडिया बंधुओं को, पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। क्योंकि वतन की आवाज जो है वो वाकई में एक आवाज रेहड़ी पटरी और गरीब लोगों के लिए आवाज बनके उभरी है और आशा है कि आगे भी बहुत बड़ा काम वतन की आवाज से ही हम रेहड़ी पटरी वालों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आशा आशा रखने के लिए हम कितना जनता के आशा पर खड़े उतरते हैं, हम उसके लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप सभी ने आशा व्यक्त किया, आपसे उम्मीद ज़ाहिर की, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि साल 2020 जो था, फिलहाल तो साल 2020 पे बात करेंगे कि 2020 जो था उसमें कैसा अनुभव रहा आपको? ए, कैसा गया? क्योंकि सबके लिए तो कोरोना और जैसी बहुत सारी महामारी रही जिसमें अर्थव्यवस्था लेके आम जनजीवन तक की बहुत गहरे संकट में गया। तो आपके क्या अनुभव रहे पिछले साल की? 2020 में जो भी वक्त आया है रेहड़ी पटरी वालों के लिए बहुत बुरा वक्त आया है। एक तो 2020 चालू होते होते फरवरी और मार्च से हम लोग घर बैठ गए, हमारा लोगों का सारा धंधा चौपट हो गया। लेकिन हमारे नोडा प्राधिकरण और नगर निगम, नगर पालिकाओं द्वारा जो वेंडर को कहा गया था कि आप डोर टू डोर सप्लाई करेंगे, लाइसेंस बनेगा, उसमें तो अधिकतर माफिया पैसे वालों को वो लाइसेंस दे दिए गए। असल में वो रेहड़ी पटरी वाले थे ही नहीं। अधिकतर 80% जिनको नोडा प्राधिकरण और तुम्हारे नगर निगम, नगर पालिकाओं ने लाइसेंस दिया था डोर टू डोर सप्लाई के लिए, वो नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से माफियाओं का नोएडा में रेहड़ी पटरी पर कब्जा हो गया और प्राधिकरण के अधिकारी प्रयास करते रहे, हमारी बताइए, आवाज आ रही है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रयास करते रहे, एक्शन लेती रही। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु महेश्वरी जी का करता हूं। लेकिन नीचे के अधिकारी उन माफियाओं के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। ये हुआ 2 साल 2020 नहीं, असल में गुप्ता जी आज मैं पूरे 5 साल की कर रहा हूँ। 5 साल का मतलब कि जो पिछली सरकार थी और ये सरकार जो 6 साल से हमारे पास मोदी जी और योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है कहिए। दोनों सरकार के बीच में कितनी बदलाव हुआ है कि ये सरकार जो है, जो वर्तमान है, वो पिछली सरकार पे आरोप लगाती है और पिछली सरकार वर्तमान पे आरोप लगाती है कि ये कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया और ये कहते हैं हमने आपने कुछ नहीं किया 70-60 साल में। तो नहीं, आपको क्या लगता है कि इस पिछले 5 साल में क्या बदलाव हुई है हमारे भारत में, पूरे भारत वर्ष की अगर देखें तो उसमें रेहड़ी देखिए, पटरी है और भी विभाग। हाँ मैं भारत वर्ष का तो नहीं, लेकिन 2014 में जो हमारा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 एक्ट पास हुआ, उसमें पहला राज्य बिहार जी। बिहार ने तत्काल तुरंत उस एक्ट को लागू किया और उस पर काम करना चालू कर दिया। और ऐसा ही एक हमारा राज्य है हरियाणा, राजस्थान, वहां लागू कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार थी इस एक्ट को लागू करने में असमर्थ रही। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण जी, क्यों मैं उत्तर प्रदेश से निवास करता हूं तो मैं ज्यादा बात उत्तर प्रदेश की करूंगा। जी। माननीय मुख्यमंत्री ने गद्दी संभालते ही 2017 में हमारी ये योगी जी की सरकार बनी और योगी जी ने तत्काल, क्यों मैं माननीय न्यायालय में भी गया था, मुख्य सचिव राजीव रंजन जी थे, उनको हमने पार्टी कंटामाप कोर्ट में बनाया था। उसकी संख्या थी 49। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण जी ने
गद्दी संभालते ही, कहिए गद्दी संभालते ही हमारे एक्ट को 2/2/18 को विधानसभा से पारित कर दिया और सभी नगर पालिका नगर निगम प्राधिकरण को आदेश दिया। उसमें हमारा एक जिला ऐसा है गौतम बुद्ध नगर, जहां पर नोएडा विकास प्राधिकरण है। वहां पे काम जमीन स्तर पर नहीं हुआ। यहाँ के बहुत से वेंडर माननीय न्यायालय गए, न्यायालय के दबाव में प्राधिकरण ने काम चालू किया और वो काम ऐसा चालू हुआ कि यहाँ पर लोकल नेता हावी हो गए अधिकारियों पर। जो टाउन वेंडिंग कमेटी में आना नहीं था उनको लोग ले आए, माफियाओं को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट जाने के बाद एक्शन हुआ, टीम बदली, कुछ भाई लोगों ने एक्ट को चैलेंज भी किया। उसमें फिर दोबारा टाउन वेंडिंग कमेटी बनी तिवारा, उसमें निशापात हुआ। लेकिन नोएडा में टाउन वेंडिंग कमेटी क्या है उसकी कोई सुनी ही नहीं जाती है। 14 लोग मेंबर हैं, जिसमें 12 लोग एक तरफ काम कर रहे हैं, 2 लोग सिर्फ ये कमियां निकालते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि पति पत्नी को नहीं मिल सकता है। चलिए हम आपकी बात बहुत बड़ी करते हैं माननीय मुख्य कार्यपाल अधिकारी की, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो मियां बीवी की पूरी दुकानें कब्जा कर चला रहे हैं और एक गरीब महिला और पति को जो हटा दिया गया था, तो महिला की दुकान पर वो स्वयं काम करता था, उसका सारा सामान तोड़ दिया गया। तो हमारे मुख्य कार्यपाल अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी समाज प्रशासन के कर्मचारी जो हैं, ऑफिसर हैं, वो माफियाओं से मिलकर माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि 2017 से माननीय योगी जी आते ही उन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन कितने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अभी तो, कि नोएडा तो उसमें शामिल ही है, तो कितने काम हुआ है रेहड़ी पटरी एसोसिएशन संचालन, जो भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए कितने काम किए गए हैं, और उससे पहले 2017 से पहले कितने काम किए गए थे? नोएडा को छोड़कर 2018 में ही हमारे सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखीमपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, सब जगह काम चालू हो गया कि योगी जी फुल एक्शन में थे गरीब पट्टी दुकानदार को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम अगर बात कर लें तो नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर, नहीं गाजियाबाद भी हमारा पूरे लाइसेंस बढ़ चुके हैं, लेकिन नोएडा में अभी जमीन स्तर पर काम नहीं है, सिर्फ कागजों पर है। इसके अलावा क्या गाजियाबाद में काम किया गया है इसके बारे में? इस स्तर हाँ, गाजियाबाद में हमारी रीतू महेश्वरी जी वहां पर डीएम थी और उन्हीं के कार्यकालों से वहां पर सभी वेंडरों का सर्वे हुआ नगर निगम द्वारा, टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा। और उनका एक बहुत अच्छा रोल जो ये रहा गाजियाबाद नगर निगम का, उन्होंने तत्काल सभी के लाइसेंस कार्ड पीले बनाकर और सभी वेंडर जो मोबाइल नंबर लिखा था उनको फोन कर स्वयं वहां बुलाया, उनको कार्ड दिया। कुछ कार्ड हमारे पास भी आ गए हैं जो नोएडा में भी प्राथमिकता पा रहे हैं और गाजियाबाद में भी पा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे होगा? गाजियाबाद नोएडा दोनों एक साथ कैसे हो? वो ऐसा है ना, प्रशासन को जिला अलग, अच्छा, वो जिला अलग है ना। लेकिन हमने माननीय मुख्य कार्यपाल को एक लेटर लिखा था कि आप गाजियाबाद से लिस्ट मंगाकर नोएडा के वेंडरों से मेल करें, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जैसे मैंने माननीय मुख्य कार्यपाल को एक एप्लीकेशन अभी 10वें महीने में दी थी कि माननीय मुख्य कार्यपाल अधिकारी महोदय, कुछ वेंडर ना होते हुए माफिया तत्व के लोग माननीय न्यायालय चले गए हैं और उनकी फाइल आपको आ गई है आपके ऑफिस में, उससे वहां पर कम से कम ये तो देख लिया जाए कि ये वेंडर वहां पर है या नहीं है। लेकिन उस पर कोई भी काम नीचे के अधिकारियों ने नहीं किया, जबकि मैम ने उसे फॉरवर्ड करके नीचे भेज दिया था समाज प्रशासन में। वहां नोएडा में माफिया का कब्जा है, ये मैं कल भी कह रहा था, आज भी आपके संजोन से कह रहा हूँ। नहीं, तो जैसे एक सवाल और था कि जैसे 2014 में एक्ट पास किया गया था, तो 3 साल जो पिछले 3 साल रहा, 14, 15, 16, 17, क्या उसमें कार्य किए गए थे वेंडर के लिए कुछ भी? नहीं, कोई कार्य नहीं किया गया था। उसमें ऐसा है, मैंने जैसे इंडिया न्यूज में हमने खुद स्वयं कहा था बीच बहस में कि यहाँ पर
सांसद के फोन आते थे कि मैं आपके पास 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी भेज रहा हूं, ये लोग इस जगह पर ठेली लगाना चाहते हैं, कि किसी की भी ठेली लग रही हो वहां से हटाकर इनकी ठेली लगवाओ। ये अच्छा इसका खुद मैं भुक्तभोगी हूं। अच्छा और ये ठेली धर्मेंद्र यादव के फोन से लगती थी, जो सांसद गुन्नौर के थे। अच्छा हाँ, मैंने खुद डिबेट इंडिया न्यूज 2016 में ये बात कही थी, और सबूत के साथ आज भी हमारे पास वो साक्ष्य मौजूद है। नहीं, जैसे अभी जिस प्रकार से व्यवस्थापन चल रहा है कि वेंडर जोन व्यवस्थित करना है, वैसे तो वो 3 साल मैंने 17 से पहले ही ऐसा कार्य कभी शुरू किया गया था कि वेंडर को व्यवस्थित करना है, किसी को नहीं, लाइसेंस दिया गया हो? नहीं, कोई नहीं शुरू किया गया था। तो क्या कभी आप लोगों ने पिछले सरकार से भी सवाल पूछा? कि हालांकि अभी पूछा। आपका सवाल पूछना वाजिब है कि अभी योगी जी हैं तो योगी जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन क्या पिछली सरकार की जो लोग गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं, क्या कभी आप लोगों ने उनसे भी पूछा कि आपने क्या गरीबों मजदूरों के लिए क्या काम किया? आप पटियाला विधानसभा है, जी पटियाला विधानसभा, कासगंज, जी उनकी विधायक की बेटी ने एक पुलिस वाले को हम्म ठेली पर सामान देते हुए पकड़ा, फ्री में ठेली वालों से। जी तो ही बीच में एक लड़ाई चालू हुई। हम्म हम माननीय न्यायालय पहुंच चुके थे। हम्म हमारी रिट संख्या है 2535। अच्छा वेंडिंग जोन बनाने के लिए हमने रिट डाली थी। जी तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है, हमारे नेता लोग ये कहते हैं तो बहुत गलत बात है, हम हम्म आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने हमको नंबर भी दिया था। अच्छा लेकिन डिबेट से निकलने के बाद हम जब उनको फोन लगाया तो हमारा फोन भी नहीं उठाया गया। उस सरकार के ऐसे नेता थे, क्योंकि स्वयं हमारे मुखिया, उस सरकार के मुखिया जो थे सपा हम्म गवर्नमेंट के, जी उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी खुद ठेली पटरी में इन्वॉल्व थे अपने लोगों को व्यवस्थित करने के लिए। तो इसलिए सपा गवर्नमेंट में ना बसपा गवर्नमेंट में कोई भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम नहीं हुआ। अगर आप यादव हैं और गुन्नौर, एटा, मैनपुरी, जसवंत नगर, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, तो आपको नोएडा में ना कोई पुलिस परेशान करेगी, ना कोई आपको प्राधिकरण का अधिकारी परेशान करेगा। अच्छा उस चलिए सरकार में ये होता था। चलिए, ये तो रेहड़ी पटरी की बात हो गई। इसके अलावा आपने जो हमने पिछले 5 साल में क्या क्या बदलाव देखा, जो मोदी सरकार के आने, बीजेपी के से चल रही है, पिछले 6 साल में क्या क्या बदलाव देखा आपने जो भारत के लिए, समाज के लिए, माने आपके हिसाब से अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं? 6 साल की क्या अनुभव है आपकी? देखिए, मोदी जी का 6 साल की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने खुले मंच और खुले चैनल पर कहा कि अगर दूसरे नंबर पर कोई अर्थव्यवस्था संभालता है तो रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाला। क्योंकि इस लॉकडाउन ने मोदी जी को एक चीज बता दी कि 20% कपड़ा ब्रांडेड और 20% सामान ब्रांडेड से हम्म बिकता है। 80% माल जो कंपनियों में बनता है, बाहर से आता है, हम्म डिस्पोज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, हम्म वो माल हम लोग धूप में, बरसात में, तूफान में, आंधी में, जलती धरती पर खड़े होकर, पैदल चलकर, फेरी में बेचकर, फेरी हम्म लगाकर बेचते हैं। तो ये मोदी जी को एहसास हो गया, और माने मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर रेहड़ी पटरी का स्नेह जाता है, जी फिर कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण को जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं जाएगा। क्यों? अगर प्रधानमंत्री को हम पूरा शहर दे देंगे तो हम्म हमको यह बता दीजिए, 2014 में जी कांग्रेस ने ये एक्ट पास किया, उसके बाद तुरंत उनकी सरकार चली गई, हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की सरकार बीजेपी की आ गई। जी तो अगर मोदी जी चाहते तो उसी वक्त से, कि सेंटर में थे, सबको ऐलान करते कि स्ट्रीट वेंडर के लिए आप ये व्यवस्था करें। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला है, और बिहार नंबर 1, कि अगर बिहार का एक भी आदमी कहीं प्रदेश में जाता है जी तो वो शहर शहर कहने के लायक हो जाता है। क्योंकि हम बिहार के लोग, क्यों हम बिहारी कहे जाते हैं, उनमें इतनी ताकत और क्षमता होती है धूप में खड़े होने की, बरसात में खड़े होने की,
तूफान से मुकाबला करने के लिए फेरी लगाकर माल मोड़ पर धरकर बेचने की, तो हर शहर का नक्शा ही पलट देते हैं और उस शहर का नाम होता है, जैसे आप दिल्ली और नोएडा पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र पंजाब का वाले अगर तो नाम ले तो पंजाब वाले तो कुछ पूर्वांचल और ही से, कहते हैं। बिहार से। जी, पंजाब वाले तो कुछ और ही कहते हैं, वो बहुत गरीब है इसलिए आते हैं हमारे पंजाब में। तो ठीक है, हम गरीब वापस अगर हमको भेज दे सरकार, तो हम्म। हम देखता हूं पंजाब कैसे क्या करेगा। नहीं मैंने, आपने कहा एक में क्या मेहनती होना गरीब होने के बराबर होता है? भाई हमारे ऊपर लेबिल लगा है, हम अच्छा। लोग मेहनत करके खाते हैं और वो लोग हमारी कमाई खाते हैं, चाहे वो अच्छा। टाटा अंबानी हो, हम्म। चाहे जिंदल हो, वो कमाई हम गरीब की खाते हैं। जब गरीब अपना पसीना खून बहाता है, हम्म। तब वो एसी में बैठकर रोटी खाते हैं, सोते हैं और बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। जी। इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन हम एक अहम बात जो कहेंगे, कल भी यूपी नंबर 1, बिहार नंबर 1 था, आज भी है, और कल इतना नहीं था, लेकिन आज योगी जी के आने से हम गरीब को जो मकान मिल रहे हैं, जी। स्ट्रीट वेंडर मिल रहा है, जनधन खाते में पैसा आया, पूर्ति रूप से आया, हम्म। राशन मिला पूरा, थोड़ा बहुत तो खाया जाता है। हाँ। अगर 100% आया है तो हमको लगता है 40% राशन बटा है, 60% उनके नेता खा गए हैं, अधिकारी नहीं खा पाए हैं। लेकिन योगी जी ने जो सौगात दिया है, उनको हम रेहड़ी पटरी परिवार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन योगी जी को भी मिसगाइड ये अधिकारी कर रहे हैं। वो अधिकारी इसलिए कर रहे हैं कि पिछली सरकार के भ्रष्ट अधिकारी थे, जी। अभी हमें समझते समझते एक पारी और खेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक पारी है। कैसी कैसी पारी, अब कैसी पारी खेलना पड़ेगा? हमको ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी कि जब 2022 में इलेक्शन आएगा, इन 2 सालों में योगी जी हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों पूरे हिंदुस्तान में सभी दल की नजर स्ट्रीट वेंडर, पटरी दुकानदार पर है, वोट बैंक बनाने के लिए। क्यों राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, अब नजर है वोट बैंक रेहड़ी पटरी की ऊपर, ये मान लीजिए आप। तो नहीं, मैं ये क्या है, दूसरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे राजनीतिक स्तर पे आप तो मैंने वेंडर से जुड़े लोग हैं, तो आप बहुत ज्यादा आपको टच होता है उन लोगों से। तो राजनीतिक स्तर में जो 5 साल में है कि क्या बदलाव हुआ है? क्या पहले जो राजनीति था और अब जो राजनीति हो रहा है, उसमें कहीं आपको महसूस होता है कि बदलाव आया हो, कुछ थोड़ा बहुत भी, कि कुछ बहुत हाँ, बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव तो आया है। कल जो जिला अध्यक्ष थे, जो पार्टियों के जिला अध्यक्ष थे, वो जी। लोग अपनी दुकानें लगवाते थे, किराए से उठाते थे, उनकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा आता था। लेकिन इस सरकार में भी है, इस सरकार में भी है, लेकिन उतना नहीं है। हाँ, 20% इस सरकार में है, क्यों मंत्रियों के साथ फोटो खिंचा के, गुलगत्ता दे के, उनके संपर्क में रह के अधिकारियों पर रोप झाड़ा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए ये गुरु सच्चाई है। कि एक राजनीति का एक स्तर है, हम्म। इसे क्या हम लोग भांपने की जो सत्ता आता है उसमें बहुत सारे पिछले सत्ता के लोग दल बदल कर लेते हैं और इस सत्ता में भी अच्छी जगह मिल जाते हैं। तो आप जी, मान लीजिए एक रेहड़ी पटरी का हो सकते हैं, आपके किसी के कार्यकर्ता भी हो, हम भी कार्यकर्ता के, कोई और भी कार्यकर्ता हो, तो निचले स्तर पे जो ईमानदार कार्यकर्ता है, उसको क्या असर नहीं होता होगा कि हम माने दूसरे पार्टी में भी वो नेता था, उसमें भी घुस गया, तो जो हमारी जो बीजेपी का विचारधारा है, सपा का है, बीएसपी कांग्रेस का है, और कांग्रेस वाले किसी कारण बीजेपी में आके और अच्छे पद पा लेते हैं, तो आपको लगता है क्या असर पड़ता होगा उससे राजनीति से? राजनीतिक एक वो दलदल है, और राजनीतिक में पैसा और गाड़ी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 2-4 गाड़ी हैं और आप नेताओं के पास गुलदस्ता और मिठाई काजू की लेके जाते हैं, जी। आपकी पहुंच बनती रहेगी, आप माफिया हो चाहे जो हो। अगर गरीब वेंडर अगर अपने विधायक के पास भी जाता है, तो बाहर गाल जो 15,000 रुपए का बैठा है, महीने लेता है, जी। वो भी कहता है जाओ हटो, साहब नहीं है। अगर गाड़ी से माफिया आ जाता है, तो जी। आइए साहब आपका इंतजार करते हैं, हम लोगों से मिलना भी नहीं चाहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि इस नोएडा में
जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तब एक के प्रतिनिधि 1 से 50 तक नहीं वो बताइए, इलाका लेते थे। योगी जी की सरकार आपकी सरकार है? नहीं, सरकार हमारी सरकार कहाँ है? अच्छा। हमारी सरकार वही है, घर से निकलो फुटपाथ पर, जी। ठेली लेके जाओ और ठेली लेके शाम को आ जाओ, ये हमारी सरकार। अच्छा। सरकार क्या है? गरीब की मदद नहीं। जैसे आप जानते होंगे 2011 में गरीब के लिए जमीन आई थी, जी वो जमीन कहाँ है? जी, कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं आप? ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में गरीब लोगों के मकान बनने के लिए आई थी, जी। वो जमीन कहाँ है? जबकि एनओसी भी हो गया है, मतलब क्या नाम, तुम्हारे विधानमंडल में उसकी फाइल भी पहुंच गई है, क्या हो रहा है? जी, तो आप लोग क्या उसके लिए कभी कभी सोचा कि कभी लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए कि भैया 25% गरीब का जो EWS है और LIG वो कहाँ गया? किसी को पता भी है कि या सिर्फ फाइलों में दबी हुई है चीजें? एक के आवाज उठाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। जी। अब ये घड़ा भर चुका है, बहुत जल्दी इसमें निर्णय होगा, और ये निर्णय रेहड़ी पटरी संचालन वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे एडवाइजर अनिल गर्ग जी, उनके माध्यम से होगा। अभी आपको मालूम होगा, स्टाम्प ड्यूटी वाली जमीन की लिखा पढ़ी नहीं भाई, बिल्डर ने जमीन बेच दी, फ्लैट बना के बेच दिया, उसकी लिखा पढ़ी कर रहा, आखिर वो कहाँ है? योगी जी क्या देख रहे हैं? उनको मिसगाइड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? अच्छा, जो जहाँ तक ये केस हमारे नॉलेज में भी कुछ है कि 2011 की माननीय न्यायालय के उसमें शायद संज्ञान में एक केस आया था और उन्होंने आदेश दिया था सच्ची बस्तर की, और हाँ, गजराज की फाइल में। और हाल फिलहाल में उसकी जांच रिपोर्ट जो 8 साल बाद हुई है, पता नहीं क्या जांच किया उन्होंने, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई है। अब उस जांच पर भी किसानों को ऑब्जेक्शन है, अब पता नहीं, तो वही उसी में था क्या ये जो आप कह रहे हैं 20-25% की जो मामला है गरीबों वाली? जी, उसमें ऐसा है बहुत से अधिकारी, बहुत से नेता जो उस पार्टी से बीजेपी में आ गए, वो भी फंस रहे हैं, ऑफिसर फंस रहे हैं, तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लगेगा और बिना न्यायालय के कोई काम नहीं होगा। जी, तो कौन इसके लिए कौन पहुंचेगा न्यायालय? न्यायालय श्याम किशोर गुप्ता पहुंचेंगे, रेहड़ी पटरी संचालन वेलफेयर एसोसिएशन। अब हमारे साथ विजेंद्र सिंह जो नए एक पार्टी के नेता हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नए साल कनेक्ट हो रहे हैं अभी। तो मैंने ये लड़ाई क्या जो गुप्ता जी आप कैसे ले जाएंगे आगे, और कैसे उन गरीबों को 25% फ्लैट मिलेगा उनको, इसके लिए कैसे लड़ेंगे आप लोग? वो हम तो हर चीज कागज से दिखाएंगे आपको, और ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है हमें लड़ने के लिए, उनको बोलो वीडियो देखिए वहां से वीडियो। जी, इसको तो आप पहचानते होंगे, आपकी वतन आपकी आवाज ने खूब इसको निकाला है, और विशाल इंडिया ने भी निकाला है। ये देखिए, मैं गर्ग साहब से भी कहना चाहता हूं कि हमने पूरी फाइल और पूरी कंप्लीट कर ली है, बस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से हमको ये जवाब चाहिए। जी, तो क्या इस मामले पर से जवाब दूंगा। जी, तो क्या कि इस फाइल में क्या है, क्या लिखा है मैंने? भाई साहब ये सामने आएगा, अभी पत्ते हुकुम के इक्के बंद रहने दो। नहीं, इस फाइल में क्या है? इस फाइल में क्या है जो क्या दिखाना चाहते हैं आप? अरे वो जो गजराज में ऑर्डर हुआ था, विधानमंडल में फाइल पहुंच गई है, आखिर उसका क्या निश्चित होगा, इन्होंने क्या किया अभी तक, हम इस पे यही मांगना चाहते हैं। ये देखिए एक लेटर आया जी, इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी, ये सेंट्रल को हमने जो 2011 में जमीन गरीब के लिए आई थी, वो जमीन आखिर गई कहां? जमीन खा गई, आसमान खा गया जी, या पाताल निकल गया? कोई भी राजनीतिक दल इसका जवाब दे।
बहुत बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। जो आज तक दबी हुई फाइल में थी वो आपने निकाल के रख दिया हमारे सामने। बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं कि 25% ये देखिए, ईडब्ल्यूएस। और इसमें हमने मांगा क्या था, ये भी देखिए। जी क्यों गुप्ता नाम है, और गुप्ता कभी बिना सबूत के कोई बात नहीं कहता है। प्राधिकरण के द्वारा दिए हुए हमारे पास 1000 लेटर, ये देखिए, ये सब प्राधिकरण के ही हैं, हमारे कार्यालय में ही स्वयं आते हैं। जी ये देखिए, जैसे कोई ये ना कह दे कि हम उनको दिखाते हैं। अगर आपको हम दिखा दें, ये हमारे देखिए और लेटर, ये देखिए प्राधिकरण के, ये हमारी पूरी रेक ही ये प्राधिकरण के लेटरों से भरी हुई है। जी और जी ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जी भारत सरकार, ये देखिए डाक द्वारा, कोई बात इसमें छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे सांसद विधायक, इनकी अगर चले तो गरीब की खाल नोचकर वो अपने जूते बनवा ले, ये होगा। जी बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। अब बहुत विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइन जी, पर। विजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। विजय भारत पार्टी से। कौन सी? विजय भारत पार्टी। अच्छा, विजय भारत पार्टी। जी बहुत बहुत भाई साहब आपका अभिनंदन है वतन की आवाज में। तो इस तरह जो है नोडा प्राधिकरण यहाँ पर वो नहीं कर रही है, सिर्फ माफियाओं को व्यवस्थित कर रही है। अजीब। हाँ विजेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत और सभी स्वागत है और नमस्कार जी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखना नजर ही नहीं आ रहा इसमें आपको। नहीं आप जी? नजर आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप नजर आ रहे हो हमें। आप नजर आ रहे हैं? जी अच्छा मैं नजर आ रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, नए साल की आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू सर, आपको भी हो और क्षेत्रवासियों को हो, सबको सर। और हमारे साथ श्याम किशोर गुप्ता है, रेडी पटरी संचालक एसोसिएशन। हालांकि हमने काफी लोगों को इनवाइट किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग नेट के कनेक्टिविटी खराब होने के कारण नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि काफी हाँ मैंने पंजाब लगता है जो टावर पंजाब में तोड़े गए उसका असर यहाँ हो रहा है। चलिए हम अच्छा अच्छा। अध्यक्ष विजेंद्र जी से हमारी यही सवाल है कि 5 साल में, पिछले 5 साल में कितना बदलाव हाँ हुआ? आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं और कितनी बदलाव देखते हैं? नहीं देखो, बदलाव तो काफी हुआ है। इसमें जो बदलाव की चेंजिंग आई है, कुछ बेसिक स्तर पे भी हुआ है, कुछ राष्ट्र हित में भी काम हुए हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर काफी चेंजिंग हुई है। ये क्या क्या चेंजिंग हुई, एक आध दो उदाहरण दें, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या क्या देखो बदलाव हुई है 5 साल, पिछले 6 साल, माने मोदी गवर्नमेंट का ले लीजिए, बीजेपी के जो टर्म है 6 साल को, उसका ले लीजिए कि क्या क्या बदलाव हुई है इससे पैसे। गवर्नमेंट तो कोई भी आए, गवर्नमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं, हर गवर्नमेंट काम करती है। लेकिन क्या होता है, हर गवर्नमेंट का अपना काम करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। जी जैसा कि अभी मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से लेकर चली है, वो मतलब मजदूर हो, किसान हो, चाहे छोटे वर्ग का हो, व्यापारी हो, उसने सभी के हितों में थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करी। लेकिन बस फर्क इतना है थोड़ा सा कि जो अपोजिट पार्टियां होती हैं या कोई भी होता है, सबके हित में तो काम नहीं होता कभी भी, ठीक है। फिर भी है कि काफी हद तक काम अच्छा हुआ है। नहीं, क्या क्या बदलाव हुए, एक आध दो बदलाव, जैसे मैं आपको बदलाव बता दूं कि कल एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि भारत हाँ रक्षा सौदों में, रक्षा के जो हथियार है हमारी, निर्यात करने के लिए उस स्तर पे पहुंच गया कि हम अब खरीदने के बजाय निर्यात कर सकते हैं। हाँ, हाँ ये तो देखो, ये तो सबसे पहला बदलाव है। जो हमारी सरकार बाहर से विदेशों से हथियार खरीदती थी, लेकिन जो बड़े लेवल के हथियार आज भी खरीद रही है, लेकिन जो छोटे छोटे देश है उनको आज भी हमारी सरकार ने इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो उनको बना के सप्लाई कर सकती है। अपने यहाँ पे इस तरह के उन्होंने रोजगार उत्पन्न करके इसका हथियार बनाने के
में कामयाब हुए हैं, जो छोटे देशों को सप्लाई कर रही है, उससे जो है ना भारत की जो है ना आंतरिक वो सुरक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा और लोगों को ये भी लगेगा कि अब ये आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। हाँ, तो वही कि कितना कितना आत्मनिर्भर हम हुए हैं पिछले 6 साल में। उससे पहले भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं इसी गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, पहले भी थे, लेकिन 6 नहीं सालों में नहीं हम कितने आत्मनिर्भर हो पाए। सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट आई है, सभी गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा नहीं है नहीं किसी ने काम किया। जी, बस फर्क इतना, कोई किसी चीज को लेकर काम किया, किसी ने किसी चीज को लेकर काम किया। मोदी सरकार ने क्या काम किया, इन्होंने मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के हित में ज्यादा काम किया है और देश के अंदर भी थोड़ा काफी काम किया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे रोड का भी है और हाईवे वगैरह भी है और गरीबों के लिए जो अनाज वगैरह के वितरण की व्यवस्था है उनको भी क्या है, मतलब काफी चेंजिंग की है। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो और सरकार करती उसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर दी इन्होंने। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि एक चीज बदलाव में जो हमारी भंडारण व्यवस्था है वो बहुत हाँ मजबूत हुई है। और मजबूत होने के कारण कहीं ना कहीं हम जो जिन लोगों का विरोध करते हैं, अडानी अंबानी, वही हाँ लोगों को उन लोगों ने जगह जगह पे भंडारण की व्यवस्था कर दिया, जो सर के शराब बनते थे ना, जो आज हमारे भंडारण व्यवस्था में है। तो नहीं देखो उन लोगों को मैं उसमें आपसे ये कहना होगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो हर बात पे अडानी अंबानी, इंडस्ट्री नहीं होगी तो कैसे चलेगा भारत? इंडस्ट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो बिना इंडस्ट्री के तो ना तो रोजगार मिलेगा किसी को भी, ना वो गरीब आदमी को रोजगार मिले ना पढ़े लिखों को रोजगार मिले। और रही बात अडानी अडानी और अंबानी की, इससे पहले टाटा बिरला भी तो हुए हैं, टाटा बिरला ने भी तो काम किए हैं, आज भी टाटा बिरला की कंपनियां चल रही हैं। क्या टाटा बिरला का भी तो नाम आना चाहिए उनके अंदर? अगर एक आदमी कम टाइम में मतलब ज्यादा प्रोग्रेस करने के बाद में आज उसका वर्ल्ड में नाम है, जी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ वही है। फिर भी क्या है, जैसे अडानी अंबानी ने जियो का या मतलब जो युवा है युवाओं को जहां तक है कि मतलब उनको जैसे फ्री सिम दिया है, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी दी है। इन चीजों से अगर मान लिया हम अडानी अंबानी का विरोध कर रहे हैं तो सिम खरीदने बंद कर दो और उनकी जो है इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर दो। देखो दूसरे कंपनी क्या काम करती है। अभी जो इंटरनेट में था एयरटेल थी या तुम्हारे वोडाफोन थी, इनके कितने हाई रेट थे। जब से जियो आया है, जियो आने के बाद में काफी रेटों में फर्क पड़ा है और उन्होंने अपने रेट वही कर दिए जिससे जनता को फैसिलिटी मिली। आज किसी भी कंपनी का सिम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या लोगों को, पब्लिक को फायदा नहीं है इस चीज का। नहीं, मैं एक दूसरी बात भी है कि क्या अंबानी और अडानी अचानक ही हाँ 2014 के बाद अमीर हो गए, पहले भी अमीर थे? नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है। हालांकि पहले से होंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या था, अगर किसी आदमी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसका कुछ तो पहले से जरिया होगा। वो ऐसे थोड़ी एकदम एक बिल्कुल गरीब आदमी इतनी इस पोस्ट पर पहुंच जाएगा, ये इतना बड़ा काम कर लेगा। कहीं ना कहीं तो उसको उसने ये चीज मतलब सर्च की होगी, इस बेसिस पे काम किया होगा, तब जाके यहाँ तक पहुंचा है। पर हाँ जी, ये है कि थोड़ा जल्दी पहुंचा है। जी, श्याम किशोर गुप्ता जी कुछ एक कहना चाहते हैं? जी, बताइए। आपकी हाँ बात हम बहुत बड़ी करते हैं, आपका स्वागत भी है। आप ठीक हमें है सर। ये बता दीजिए, बीजेपी हाँ उत्तर जी। प्रदेश में 2017 में आई, क्यों मैं हाँ जी। खुद एक आरएस का हूँ, जनसंघ का हूँ। लखीमपुर हाँ खीरी हमारा सिटी है और मोहल्ला हाँ संगीता देवी में मकान है हमारा। हाँ पूरा संगीता देवी मोहल्ला ही आरएस का है। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। कल जो बीजेपी के नेता 2017 में उत्तर प्रदेश के उनके वहां साइकिल नहीं थी, आज उनके हाँ वहां इम्पाला गाड़ी, कोठियां कैसे बन गई? ये पैसा कहां से देखो आया? नहीं, ये तो क्योंकि ये मोदी जवाब जी ने नहीं। स्वयं कहा था गुप्ता कि जी, हर नेता अपनी संपत्ति दे। गुप्ता जी ये जवाब तो बीजेपी वाले देंगे, विजय भारत पार्टी के नहीं हैं। नहीं नहीं, हमारी आपस में चल रहा है। वो कहां से पैसा आ गया? देखो हमारे मैं बरौना में जो एक बीजेपी के नेता हैं दुल्ली हाँ चंद, क्या था, आज उनके पास क्या हो गया? कहां से पैसा आ रहा? हम नहीं गरीब का राशन खाके, जी, हम जी, गरीब का स्कीम खाके, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर 2018 ये देखिए योगी जी ने पास किया और इसमें हाँ प्रावधान ये होना चाहिए कि जो गरीब किसान है, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा खेती होती है, 5 बच्चे हैं, वो हाँ अपना खेती करके शहर में आते हैं, फुटपाथ पर चना मूंगफली गुब्बारा खाने का सामान टिक्की पकौड़ी चाय बेचते हैं। उनकी हाँ जगह सांसद महेश शर्मा के प्रतिनिधि संजय बाली कब्जा करा रहे हैं।
इसका उदाहरण सेक्टर 18, 59 सेक्टर वेंडिंग जोन 13 मैं सबूत दूंगा। गुप्ता जी सरकार मेरी है, लेकिन मैं जो गलत होगा उसको कहूंगा जरूर। ये जवाब एक जूते की दुकान पे नौकरी करने वाला ये अरबपति कैसे हो गया? ये अरबपति कैसे हो गया? क्या बिजनेस नोडा प्राधिकरण के जितने भी ठेके हैं वो संजय बाली ही कराता है अपने आदमियों का। तो जनता के लिए क्या कर रहे हैं प्रतिनिधि? पंकज सिंह क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शर्मा क्या कर रहे हैं? वो अलग चीज है, वो अलग बात है। तो किसी की भी है, हर सरकार में छोटा आदमी कोई भी होता सब पिसता है उसके अंदर में। बात वो नहीं कह रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे मुंह से निकलता है, मुझको मराने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर एसपी सिटी दिनेश यादव और धर्मेंद्र यादव, सांसद गुन्नौर, गुप्ता जी मुद्दा से हम ना भटके, मुद्दे से नहीं भटके, इन लोगों ने नहीं मुद्दा नहीं भटक रहे। देखिए एक डिबेट चल रही है, हम रेहड़ी पटरी से संबंध रखते हैं, उन रेहड़ी पटरी गरीब का हम स्वागत भी करते हैं, उनके लिए रात दिन मेहनत भी करते हैं। आज माफियाओं को नेता सह क्यों दिए हैं? पार्टी सरकार कोई भी हो, हर सरकार में ये गरीब भी क्यों मरता है? गुप्ता जी वो जवाब हम बीजेपी वाले से ले लेंगे जब जुड़ेंगे। ये विजय भारत पार्टी अलग है, बीजेपी वाले जुड़ेंगे तो नहीं, हमारे साहब अडांगी हैं, हम लोग एक ही रोड पे चलते हैं कि जमीन पे चलते हैं, तो हम साहब को जानकारी जरूर दिया है, अभी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी बात हो रही थी कि अडानी अंबानी जो है वो 2014 से पहले में अमीर था, वो अचानक अमीर नहीं हुआ है, ठीक है। वो 7 फेरे पड़े थे, शादी में 7 फेरे पड़ते हैं, आपने सुना होगा हिंदू समाज में 7 फेरे होते हैं, तो 7 आदमी आए थे हिंदुस्तान को दिखाने, नाम आप लोग जानते हैं, हम खोलेंगे नहीं, उनमें कौन कौन थे ये आप भी जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी बात कह दिया। तो विजेंद्र से जवाब देता हूँ कि इन्होंने जो कहा क्या आप उन बातों से कहीं भी संबंध माने वो रखते हैं, आप इस पे क्या कितनी सहमति रखते हैं जिन्होंने कहा? गुप्ता जी देखो जो इन्होंने कहा है, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इतने पैसे वाले हो गए, ये सब हो गए। अब आप एक बात बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के जितने भी नेता थे सबके पास पूरी फैसिलिटी थी। जब बसपा की सरकार आई, बसपा के जितने छोटे कार्यकर्ता सबके पास पूरी फैसिलिटी थी। जब सपा की सरकार आई, सपा के जितने भी नेता थे, छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने आप को मतलब ये समझो मुख्यमंत्री कम नहीं समझता था। ये तो हर सरकार का काम है, जो भी सरकार आएगी छोटे कार्यकर्ता सब उसमें ऐसे इन्वॉल्व होते हैं और वही पैसा कमाते हैं। इसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि बीजेपी सरकार ने पैसा कमाया, ये तो सपा की सरकार वालों ने भी पैसा कमाया, बसपा के ने करा, उतना पैसा बीजेपी वाले नहीं कमाया, लेकिन बीजेपी के जो लोकल नेता हैं वो गरीबों का हक छीन रहे हैं। योगी जी ने जो कमर तोड़ी है माफियाओं की, हम उनका ताली बजा के स्वागत करते हैं, लेकिन एक नाम रेहड़ी पटरी माफिया का जुड़ गया है उत्तर प्रदेश में, उसको योगी जी कैसे खत्म करेंगे? हमारा सवाल ये है। सुनो मेरा मतलब क्या, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ना, हम उनका स्वागत करते हैं, और जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं आपको शायद पता भी होगा, सबको सेक्टर 16 के अंदर जो है ना जमीनें दी गई हैं, जमीनी उनको एक ठिया दिया गया है सबको लगाने के लिए। वो अपना वहां पे उनको ठिया स्थायी कर दिया गया कि यहाँ पे ठिया लगाओ, और उनका जो अथॉरिटी के थ्रू उनकी एक पर्ची कटती है, जो भी कटती है वो पर्ची भी कटती है उनकी वहां पे। लेकिन क्या होता है, इनको ठिया तो दे दिया कहीं दूसरी जगह, ये लगा रहे वहीं पे ही। अगर ये सिस्टम से काम करे तो रेहड़ी पटरी वालों को कोई दिक्कत ना, हम इनके साथ है, हर टाइम खड़े इनके साथ में रेहड़ी पटरी वालों। सुनिए सर सुनिए, तो फिर आप कुछ नहीं जानते हैं। रेहड़ी पटरी की एसोसिएशन की प्राधिकरण ने जो नक्शे बनाए थे, उस नक्शे की जगह पर उनको जगह नहीं दी जा रही। उनकी फाइल हमारे पास ये रखी है नक्शे की है, और उनको ये नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है, और माफिया जहां जा रहे हैं वहां पर ये इसमें नक्शे हैं। हमारे पास एक नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं, ये सारे ही कागज ये रेहड़ी पटरी के संबंध से ही हैं। और आपको ये दिखा दूं तो हमारे पास प्राधिकरण का पर्सनल एफिडेविट आलोक टंडन जी का भी है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन बनेंगे। लेकिन होता क्या है, ये जो हमें छुटपटिया नेता हैं, ये गरीब की जगह हड़प कर वहां पर हम गरीबों को विश्वास नहीं। 16 फिल्म सिटी एक की बात जो आप कर रहे हैं वो हमारा डिट प्रोजेक्टर है, और हमारे वहां पर जो पुराने लोग हैं उन्हीं को जगह नहीं मिल पा रही है, नए लोगों को जगह मिल गई है।
चलिए नहीं, देखो एक चीज गुप्ता जी, हम लोग विषय से हट रहे हैं, विजेंद्र जी, हम लोग विषय से हट चुके हैं। ये विषय हमारा नहीं था, वो ठीक है। उक्राइन चलिए। होती रहेगी, अपराध होती रहेगी, और माननीय न्यायालय में हम चैलेंज करते रहेंगे। जी जी। हाँ विजेंद्र जी काफी देर से जुड़े हैं, और इनसे मैं सवाल हम्म, ले लूं, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं हमारे लिए। विजेंद्र जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हाँ जी। 5 साल में भारत में कितनी बदलाव हुई है, और आप भी एक नई पार्टी लेकर के आए हैं, लॉन्च कर दिया अच्छा, नई आपने। पार्टी लेके आए हैं, पश्चिमी स्वागत उत्तर प्रदेश है। में आपका पार्टी है, और आप अच्छा। हाँ प्रदेश में जाना चाहते हैं। आपकी पार्टी का प्राथमिकता क्या होगा अगर आप सत्ता में आते हैं तो? देखो, हमारी पार्टी की एक ही सबसे मेन मुद्दा तो हमारी पार्टी का यही है कि हम आर्थिक आधार पर हर आदमी को आर्थिक आधार पर देखेंगे। उससे अलावा हम किसी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है, जैसे कि मतलब हमारे ये तो योगी जी ने भी चला रखा है, लव जिहाद वाला मैटर चल रहा, लेकिन हम इसे लव जिहाद ना मान गए। ये जो लव मैरिज वाला जो मैटर है ना, हम इसको खत्म करवाने में हर हर मतलब प्रयास करेंगे, जो भी हमसे होगा उसके लिए। ठीक है। दूसरी बात होगी, जितने भी गरीब आदमी है, आप थोड़ा पीछे हट के देखो बैठे किसी भी विजेंद्र जी, लेवल पे विजेंद्र हम जी, उनके हर समय साथ खड़े रहेंगे। विजेंद्र जी, आप थोड़ा पीछे हट के बैठेंगे तो पूरा वीडियो आएगा, वीडियो कम आ रहा है। हाँ ठीक है, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। मेरा मतलब कहने का है, जो भी हमारे आर्थिक आधार पे, हम सबको आर्थिक आधार पे ही देखेंगे। ये नहीं कि एक पैसे वाला आदमी वो सारी सुविधाएं यूज कर रहा नहीं, और एक जरा गरीब को कुछ भी लव सुविधा नहीं मिल पा रही। लव मैरिज में क्या करेंगे आप? लव मैरिज कानून खत्म कर देंगे? लव मैरिज को ये कहेंगे, सुनो, लव मैरिज का मतलब ये है कि जो भी लव मैरिज वाला मैटर है, इससे क्या होता था, दो परिवार, जी दो गांव, दो जी जाति, ठीक है, जी। उनके अंदर ऐसा टकराव हो जाता है कि वो कभी नहीं निपटता, यहाँ तक के मर्डर तक हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये चीज कभी ना सामने आए, और ना सामने आए तभी जाकर देश का आपस में मतलब भाईचारे की भावना बनेगी, तभी आपस में सब मिलजुल कर रहेंगे। और जहां तक है, मेरा मानना है कि 100% ये जितने भी केस चल रहे हैं, ये लव जिहाद हैं या इस टाइप के हैं, ये सारे मैटर भी लगभग लगभग समाप्त हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट इस कानून को लाने में संपन्न करती है या कैंसिल करती है। जो गवर्नमेंट ने कानून बना रखा, हम इसको कैंसिल करवाएंगे। विजेंद्र जी, वो गाना कैसे फिर गाए जाएंगे, 2 दिन कौन सा? में चुपके चुपके? अरे ये चले गए, खत्म हो गए, ये चुपके चुपके में सब चीज खत्म हो जाएगी। बाद में पता अच्छा, लगेगा ये चुपके रहा ना कुछ रहा। नहीं ऐसा आप आरोप नहीं लगेगा कि आप लोगों की अभिव्यक्ति खत्म कर रहे हैं, आजादी खत्म कर रहे हैं? फिर फिल्म ये में आजादी नहीं है, बर्बादी है। अच्छा, ये सरासरी बर्बादी है कि कैसे कैसे दो सर, कैसे? परिवारों की, दो रिश्तेदार हैं, गाँव हैं, या आपस में उनकी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नजर में इस प्यार का डेफिनेशन क्या है? प्यार के मैंने कैसे समझे प्यार के? देखो, प्यार का नाम ये नहीं है कि जिस चीज से उसको यूज किया जा रहा, गलत यूज किया जा रहा उसको। जी प्यार का मतलब ये नहीं है। इसका हम लोगों ने, आज की जो जनरेशन है, जी उसको यूज कर रही है। वो भी जो टीवी पे नाटक है, इधर उधर देख दाख के, फिल्में देख के, इस तरीके से वो जो है ना, उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो चीज हकीकत नहीं है। जो चीज फिल्मों में दिखाए, नाटक में दिखाए, वो एक मनोरंजन है। उस मनोरंजन को हम हकीकत में यूज कर रहे हैं, और हकीकत में यूज करने से के कारण ही ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। तो आप लोगों ने कभी सेंसर बोर्ड से मांग की है कि इसे, इन चीजों को बंद करो? नहीं, हम करेंगे। हमारी पार्टी, हमने इसीलिए पार्टी बनाई है, इसीलिए करेंगे। धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और यहाँ तक के प्रधानमंत्री को लेटर भी देंगे। और हर क्षेत्र में, नहीं, हर क्षेत्र में धरना हम प्रदर्शन तो सबको। केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। केजरीवाल का तो वो गलत है, वो उसको अच्छा, अपनी तो देखा नहीं जा रहा। दिल्ली दिल्ली देखी नहीं जा रही, पंजाब में जाकर गुजरा। पंजाब का उसका क्या लेना देना, जो पंजाब के साथ वो गुजरा है। अरे ठीक है, सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन तुम अपनी दिल्ली को तो देखो पहले, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। नहीं, क्या क्या दिल्ली में क्या समस्या है? कह रहे बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार स्कूलें अच्छी बना दी उन्होंने। दिल्ली में अच्छा, लोगों को बस बेवकूफ बना रखा। नहीं क्या, मैंने वो तो कह रहे बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी हमने, डीटीसी फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। देखो, डीटीसी फ्री कर रखी, एक बात बताओ, जो डीटीसी फ्री कर रखी उसने, हमने मान लिया फ्री कर रखी, लेकिन आप एक बात तो बताओ, अगर डीटीसी को घाटे में जाएगी तो उसका पैसा कौन भरेगा? आप बताओ, महिलाओं के लिए फ्री कर रखी, डीटीसी को घाटा हो जाएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी उस चीज को? कम से कम किराया कम करना चाहिए, तो बात बन सकती है। भाई ये सोचना चाहिए कि अगर मान लिया हमारा खर्चा 20 रुपए आ रहा, जी
है, और हम चार्ज वसूल ना करके तो 30 रुपए ले लो, जिससे कंडक्टर का किराया भी निकल जाए, डीटी से खर्चा भी होता, मेंटेनेंस भी होता, वो भी तो निकलना बहुत जरूरी है। फ्री करने के कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कहाँ से आएगी? नहीं, यहाँ तो बिजली फ्री फ्री के नाम पे तो यहाँ वोट मिलता है। यही तो पब्लिक की बेवकूफी। अरे उसको कम रखो, मिनिमम चार्ज रखो, इतना चार्ज रखो कि जैसे गरीब आदमी है, गरीब आदमी के हिसाब से चार्ज रखो, अमीर के हिसाब से चार्ज रखो। जैसे कि मतलब गरीब आदमी 100 यूनिट यूज करता है या 200 यूनिट यूज करता है, उसी हिसाब से उसका चार्ज होना चाहिए। अमीर आदमी है वो 1000 यूनिट यूज कर रहा है, एसी चला रहा, गर्मी सर्दी में हीटर चला रहा, तो वो कहाँ से, उसी हिसाब से उनको चार्ज रखो। जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। अब तो लगभग समय खत्म होती जा रही है, 45 मिनट का टाइम होता है इसका। तो आप सब अच्छा, में गुप्ता जी को जो लास्ट कमेंट देना है। गुप्ता जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहिए कि आप ये बताइए कि आखिर 2021 में आने वाले 2021 में आप लोगों की योजना क्या है, क्योंकि आप भी रेल पटरी संचालक एसोसिएशन के महासचिव हैं और उनका संचालन करते हैं। तो आप क्या रंग रूप देना चाहते हैं 2021 में? 20 तारीख को हमारी जो है जी 20 तारीख को हमारी रेडी पटरी का जन्म हुआ था। 20 जनवरी को जी हम लोग गुलाउटी, हापुड़ के पास गुलाउटी पड़ता है, जी वहां एक मीटिंग रखे हुए हैं। वहां पर पश्चिम प्रदेश के हमारे सभी प्रतिनिधि आएंगे जी और वहां हम लोग ऐलान करेंगे, और वहां उसी दिन हम वो बात को ऐलान करेंगे। जी और सबसे अहम बात ये कहता हूं, जो सरकार हमारी सुनेगी जी वोट उसी को, क्यों हम किसी के वोट बैंक नहीं होंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हमारी वोट की गिनती कर ली जाए तो हम अगर 3 लाख से जिता भी सकते हैं तो 1 लाख से उनको हरा भी सकते हैं। जी खाली नोएडा, पूरे उत्तर गौतम बुद्ध नगर में नहीं, 35,000 रेडी पटरी वाला है। अब 35,000 रेडी पटरी वाले के वहां 2 आदमी नौकरी भी करते हैं, तो 35 या 90,000 हो गए। 90 को मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, मैं धज्जी उड़ा दूंगा। क्या योगी इस सरकार बात का ऐलान करूंगा क्या कि आपकी बात को राजनीतिक दल अपना वोट बैंक सबसे ज्यादा अगर लुटा है इस राजनीतिक दल में, चाहे वो बसपा सरकार हो, सपा सरकार हो और योगी सरकार हो, रेडी पटरी वाला ठगा जा रहा है। अगर वो खड़ा कर ले तो आक्रमण है। अब पूरी रोड पर 5 मीटर की पार्किंग है कागज पर, वो कागज भी लेटर हमारे पास है, और पूरी रोड पे पार्किंग लगती है जिसमें पुलिस भी लगती है, भी लेता है, गुंडे भी लेते हैं। आखिरी कमेंट लेते हैं विजेंद्र जी से आखिरी कमेंट लेते हैं। हाँ, बताइए विजेंद्र जी, बताइए आखिरी कमेंट आपकी, शॉर्ट और बताइए बताइए। मैं गुप्ता जी से एक चीज पूछनी चाह रहा हूँ। गुप्ता जी जी, जो आपके ये अथॉरिटी वाली आप बात कर रहे हैं ना, पार्किंग वाली, जी, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। और जहां पे इनका जगह दी हुई है ना रेडी पटरी वालों को, और वहां पे इन्होंने पार्किंग लगवा रखी, जी, ठीक है, आपके पास लिस्ट है, हम आपके उसके साथ हैं, आप जहां चाहोगे वहीं चलेंगे और वहीं इसको करवाएंगे। रेडी पटरी वालों को प्रॉब्लम नहीं होने देंगे कि उनका मेन रोजगार ही यही है। जी, बहुत बहुत विजय भारत पार्टी लास्ट पार्किंग वसूल कर रहे हैं ना, डबल पार्किंग कर दी उन्होंने। जो 10 रुपए वाली पार्किंग 25 रुपए कर दी, 25 रुपए 50 रुपए कर दी, वो हर 2 घंटे का। बताओ इतना आदमी नहीं, ये मैटर तो राजनीतिक का है। हमारा मैटर ये है कि RW की प्राधिकरण अगर फोन कर देगी तो दस्ता आ जाएगा। अगर रेडी पटरी एसोसिएशन और भी एसोसिएशन है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? RW उनको पैसा देती मंथली, और RW रसीद काटती थी रेडी पटरी वालों की। आरोप प्रत्यारोप 13 साल से राजीव त्यागी जी आरोप प्रत्यारोप प्राधिकरण में है।